हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग बच्चों। बेटा, आज इक्विलिब्रियम का ये लास्ट लेक्चर है 12 नंबर का, जिसमें हम दो तीन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेंसिटी के बारे में। किसके? इक्विलिब्रियम के, यानी अल्फा के लिए डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है वो देखेंगे हम इक्विलिब्रियम में। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि गिब्स एनर्जी का रिलेशन देखेंगे हम इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है ना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसका नाम है ली कैटलियर प्रिंसिपल, वो भी हम देखेंगे बेटा। चलो ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12। हाँ, तो चलो फटाफट लिख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो फटाफट बेटा सब्सक्राइब करो रेगुलर अपडेट के लिए। लाइक भी करो, शेयर भी करो चैनल को, ठीक है ना, जिससे आप रेगुलर वीडियो के टच में रहोगे और रेगुलर आपके सारे चैप्टर्स के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते बेटा। हाँ, तो चलो फटाफट लिख लो भाई, क्या लिखना है हमको। तो लिखना है हमको केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा लेक्चर है जी? तो ये हमारा है लेक्चर नंबर कौन सा है भाई? तो ये हमारा है 12। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। हाँ ठीक है बेटा, लेक्चर नंबर 12 है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेंसिटी के बारे में कि अल्फा का डेंसिटी से क्या रिलेशन है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेंसिटी से क्या रिलेशन। देखो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसे कहते हैं मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया था। अभी मैं बताऊंगा कि अल्फा, तो अल्फा के लिए एक और फॉर्मूला होता है गाइस, लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो गाइस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्मूला क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को से हम डिनोट करते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू गाइस, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला हम देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन, अब ये डी क्या होता है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, पहले लिख लो फॉर्मूला। डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, और फिर उसके बाद क्या, नीचे स्मॉल डी एन माइनस वन। अब ये होता क्या है, पहले सबके बारे में समझो कि कौन क्या है। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल डी के बारे में गाइस। तो दिस इज आवर कैपिटल डी, क्या है यहाँ पे हमारा, तो थ्योरी ऑफ वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन के पहले का किसी भी कंपाउंड का क्या, वेपर डेंसिटी। तो लिख लो यहाँ पे गाइस, डी क्या है हमारा, कैपिटल डी, लिखो थ्योरी वेपर डेंसिटी, लिखो थ्योरी क्या है ये, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। क्या है गाइस, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है ना, यानी डिसोसिएशन के पहले का है, ठीक है ना, डिसोसिएशन। अब हम बात करते हैं स्मॉल डी के बारे में। स्मॉल डी क्या है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये क्या है भाई हमारा, थ्योरेटिकल वैल्यू है वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन के बाद का, यानी कि वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन के बाद का। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। और एन के बारे में मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत, एन का वैल्यू सभी स्टूडेंट्स को पता है गाइस। नंबर ऑफ मोल्स, क्या है भाई, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है। चलो फटाफट लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। चलो फटाफट लिख लो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, फॉर्मूला से देखो कभी कभी एक आध भी मेरे को पूछ देते हैं, नहीं तो ये जनरली ये फॉर्मूला पूछता है कि है क्या यहाँ पे। और ये वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है कि इसमें कौन क्या है, स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, ये जानना जरूरी है। देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं किसके लिए, PCl5 के लिए। तो PCl5 गैसियस है, ये डिसोसिएट हो रहा है भाई। तो जब गाइस ये डिसोसिएट हो रहा है तो क्या दे रहा है हमारा, PCl3 दे रहा है बेटा, प्लस क्या दे रहा है हमारा, Cl2 गैस दे रहा है जी, दे रहा है यहाँ पे। चलो नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अल्फा के लिए। तो अल्फा के लिए क्या होगा यहाँ पे, तो अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, पता है आपको, अपॉन स्मॉल डी एन माइनस वन, स्मॉल डी एन माइनस वन।
अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या होगा गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी लिख सकते हैं, बोलो है ना। और अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, अपॉन फिर क्या हो गया, प्रोडक्ट कितना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो कितना है, 2 मोल्स है, एक PCl3 और एक Cl2। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे गाइस, यहाँ पे D और यहाँ पे N के वैल्यू को हम क्या करेंगे, 2 - 1 कर देंगे बेटा। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो क्या आएगा हमारे सामने नया इक्वेशन क्या बनेगा भाई, तो हमारे सामने बनेगा D - D अपॉन स्मॉल d माइनस डी, क्या बनेगा बेटा, d माइनस डी अपॉन स्मॉल d बनेगा। बाद में इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू d माइनस डी, क्या लिखेंगे यहाँ पे d माइनस, देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है किसके लिए, ये हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला यानी कि यहाँ पे 2 - 1 किया, क्यों किया भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितना है यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 - 1 किया। बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि d अपॉन d माइनस 1, तो ये d/d माइनस 1 ये किसके लिए हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया अल्फा के लिए, अल्फा का फाइनल वैल्यू आ गया किसके लिए, तो इस इक्वेशन के लिए। हालांकि देखो वैल्यू जो है वो डिफर कर सकता है, सभी के लिए वैल्यू क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, क्योंकि देखो अब डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मोल्स कौन सा है, रिएक्टेंट कौन सा, प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स, उसके अकॉर्डिंग हम अल्फा का वैल्यू यहाँ पे n का वैल्यू मतलब लेंगे अल्फा के लिए। ठीक है, तो चलो गाइस फाइनली जो अल्फा के लिए जो फॉर्मूला बना वो कौन सा बना भाई, तो अल्फा इज इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला क्या बना, d अपॉन d यानी कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस 1। तो नोट डाउन करो इसको, ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। अगर देखो न्यूमेरिकल में अगर डेंसिटी दिया हुआ है बिफोर डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन, तो इस फॉर्मूला से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। चलो ठीक है, चलो नोट डाउन करो बेटा, हाँ फटाफट नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका भाई, तो ये है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, चलो आई होप कि सबने स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ पे चलो जैसा कि मैंने बोला था, देखो गिब्स एनर्जी के बारे में बात करें तो गिब्स एनर्जी क्या होता है मैंने पहले पढ़ा दिया था आपको, कब, जब मैं क्वांटिटेटिव रिलेशन बता रहा था आपको, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। ठीक है ना, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं गिब्स एनर्जी का रिलेशन क्या है भाई के साथ। देखो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देखो डेल्टा जी नॉट, देखो यहाँ पे तो डेल्टा जी नॉट को हम क्या बोलते हैं भाई, गिब्स फ्री एनर्जी। देखो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूमेरिकल्स आते हैं यार, एक दो न्यूमेरिकल देखो, बेसिकली आप गिब्स एनर्जी के बारे में आप थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ोगे। देखो गिब्स एनर्जी ऐसा टॉपिक है जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना है, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है क्लास 12 के, एंड देन काइनेटिक्स में भी आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो गिब्स एनर्जी कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको 2-3 चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उसके तरीके अलग अलग है। देखो इधर तो यहाँ पे हम बात करते, देखो यहाँ पे डेल्टा जी, तो डेल्टा जी क्या होता है भाई, गिव्स एनर्जी चेंज इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी अलग है बेटा, डेल्टा जी नॉट अलग है। तो डेल्टा जी क्या हो गया, डेल्टा जी हो गया आपका गिव्स चेंज इन गिव्स एनर्जी, और डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स एनर्जी। स्टैंडर्ड का मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे जो यहाँ पे चेंज आ रहा है किसमें, गिव्स एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, चलो यहाँ पे तो क्या होता है फॉर्मूला जी, तो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस क्या होता है भाई आरटी, आरटी आर क्या होगा, गैस को टी होगा टेम्परेचर, लॉग क्या होता है भाई, लॉग ई नेचुरल लॉग, लॉग ई, और ये क्या होता है भाई यहाँ पे होता है, ये होता है जी क्यू, क्या कहते हैं इसको हम, क्यू। अब देखो यहाँ पे क्यू का मतलब क्या होता है, कोसेंट, कोसेंट सबको पता है क्यू, कोसेंट कहते हैं इसको हम। अब देखो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के समय नोट करो यहाँ पे, तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम देखो बेटा यहाँ पे ध्यान समझना, एट इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम के समय क्या होगा गाइस, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, Q इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के Q का मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो गाइस यहाँ पे हम इसको लिख, अब देखो यहाँ पे के Q इज इक्वल टू क्या होता है, के क्या होता है यहाँ पे, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे जैसा कि हमारे जितने भी सबको पता होना चाहिए और नहीं पता है तो नोट डाउन करो यहाँ पे कि एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0।
यानी इक्विलिब्रियम के समय में क्या होता है गाइस, डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू क्या होता है गाइस, 0 होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम के समय क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 व्हेन एट इक्विलिब्रियम। लिखता हूं मैं यहाँ पे साइड में, देखो क्या लिखता हूं यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम के समय में गाइस क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है बेटा, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ लिया हमने। अब देखो जी यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूला पुट करो आप, तो 0 इज इक्वल टू, चलो इसका वैल्यू 0, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, क्या हो गया भाई, लॉग ई। और ये क्या होता है, लिख सकते हैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू के क्यू, के क्यू, तो लिख सकते हैं यहाँ पे के क्यू, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, डेल्टा जी नॉट को इधर ले आऊंगा, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस आर टी लॉग, माइनस आर टी लॉग, लॉग क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, लॉग ई के क्यू। आई होप कितना तो समझ में आ गया हो सबको। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या है, नेचुरल लॉग है, इसको हम लॉग बेस 10 में कन्वर्जन करेंगे। किसको, देखो ये नेचुरल लॉग है, लॉग ई है बेस, और लॉग बेस 10 में जब कन्वर्जन है तो पूरे इक्वेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई करें भाई, 2.303 से, क्योंकि ये कन्वर्जन होता है, कई बार आप पढ़ चुके हो, मैंने भी खुद बताया आपको, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाया था कि लॉग ई का नेचुरल लॉग कन्वर्जन किस में होता है, लॉग बेस 10 में क्या होता है, 2.303 होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, क्या बनेगा जी फॉर्मूला हमारा, तो माइनस 2.303 आरटी और फिर क्या हो गया यहाँ पे लॉग, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेस 10, क्योंकि यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे, बेस 10 लिखेंगे, क्योंकि बेस 10 का ये तो कन्वर्जन हो गया। और फिर हम क्या लिखेंगे, फाइनली हम लिखेंगे यहाँ पे ए, ये क्या है, के ई क्यू। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, मैं इसको सर्कल करता हूँ पेन से, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बच्चों, यहाँ पे के क्यू मैंने लिखा, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका केसी पूछ सकता है, कभी कभी केपी भी दे सकता है, तो के क्यू का मतलब कोई वैल्यू हो गया आपका। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन जिससे आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व करोगे। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे भाई, तो न्यूमेरिकल कभी कभी इसमें केसी पूछ देता है, केसी फाइंड करो, आपको ये दिया रहेगा, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से, आर का वैल्यू टी का वैल्यू रहेगा, और आपसे पूछा है चलो के क्यू फाइंड करो। या कभी कभी ऐसा होता है भाई कि आपको पूरा सभी कुछ दिया हुआ है, आपको डेल्टा जी का वैल्यू फाइंड करना, चलो कुछ नहीं करना आपको, न्यूमेरिकल्स को जैसे बनाते हो आप बना लेना, आपको कैलकुलेशन तो करना है, सिर्फ क्या करना आपको, कैलकुलेशन, सब फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई बात समझ में, तो चलो जल्दी से फटाफट नोट डाउन करो, इसको लिखो जल्दी से, देन इसके बाद हम आगे का टॉपिक्स देखने वाले बेटा, लिखो जल्दी से। चलो ठीक है बेटा, आई होप कि सबने नोट डाउन कर लिया होगा, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, सबने लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो अभी मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ, ये क्या है आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, किसका थ्योरेटिकल पार्ट है जी, तो दिस इज थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड ली कैटलियर प्रिंसिपल। देखो बेटा यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता क्या है, देखो तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है गाइस कि देखो अगर मान लो कि कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम है, कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम, देखो अगर कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम है, तो अगर कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम है, कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, तो अगर कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है और उसमें कॉन्सेंट्रेशन का, टेम्परेचर का, प्रेशर का अगर चेंज आता है ना, कॉन्सेंट्रेशन का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम का अगर चेंज आता है तो क्या होगा, तो जिधर चेंज होगा उधर वो चेंज को कम करने की कोशिश करेगा।
यानी मान लो जहां पे हम चेंज कर रहे हैं, जिस मान लो जहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं या कॉन्सेंट्रेशन को घटा रहे हैं, तो जहां पे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो वहां पे वो कोशिश करेगा कॉन्सेंट्रेशन को क्या करे, जहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं वहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, वो कम करने की कोशिश करेगा, और जहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन को घटा रहे हैं वहां पे वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर मान लो कि जहां पे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वहां पे वो प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर मान लो कि कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है और अगर हम मान लो कि हमने इतने चेंज कर दिए, चाहे टेम्परेचर का चेंज किया, चाहे प्रेशर का चेंज किया, चाहे कॉन्सेंट्रेशन का चेंज किया या वॉल्यूम का चेंज किया, किसी का भी चेंज कर दिया, तो सिस्टम क्या करेगा जो इक्विलिब्रियम है वो उसको कम करने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड ली कैटलियर प्रिंसिपल। तो ली कैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मान लो कि सिस्टम अगर होता है तो सिस्टम को अनडू कर देता है। अनडू मतलब सिस्टम को होने से रोकता है या कम कर देता है। यानी कि जो चेंज आ रहा है उसको क्या करने कम करने की कोशिश वो करता है, क्या इक्विलिब्रियम में गया तो सिस्टम। आई बात समझ। तो सिस्टम के द्वारा चेंज अगर मान देखो उल्टा होता है पॉइंट, अगर मान लो कॉन्स्टेंट को हमने बढ़ाया तो हमने बढ़ाया तो सिस्टम क्या करेगा उसको कम करेगा। हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सिस्टम क्या करेगा टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो चलो पहले इसको डिफाइन करते, लिखो इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, लिखो यहां पे इफ अ सिस्टम, देखो बहुत ही सिंपल है, इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम अगर मान लो कि गाइस कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, is subjected to change, it's subjected to change of concentration, is subjected to change to change। अब क्या क्या चेंज हो सकता है, देखो मैंने अभी जस्ट डिफाइन में बताया था कैसे डिफाइन करते हैं उसमें। सब्जेक्टेड टू चेंज क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है गाइस, क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर हो सकता है यहाँ पे। द इक्विलिब्रियम देखो क्या होगा, द इक्विलिब्रियम देखो क्या होगा, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन, क्या होगा द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन, किधर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, शिफ्ट इन अ डायरेक्शन। ठीक है, that tends to undo, देखो ध्यान देना यहाँ पे सेंटेंस पे, that tends to the effect undo tends to undo the effect, लिख लो undo the effect imposed। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा मैंने पहले ही समझा दिया, लेकिन ये पूरा एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान सुना यहाँ पे बेटा। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनने समझने। देखो यहाँ पे अगर मान लो कि कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, चेंज इन इसमें कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, प्रेशर का चेंज हो रहा है, यहाँ पे द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, दैट टेंड्स टू द अनडू द इफेक्ट, जहां पे इफेक्ट कम हो रहा है, यानी जहां पे इफेक्ट कम है, जहां पे इफेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है वहां पे इफेक्ट। अगर मान लो कि प्रेशर बढ़ता है तो अगर प्रेशर बढ़ता है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, जहां प्रेशर कम, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे कोई भी चेंज हो रहा है तो चेंज होने के बाद इक्विलिब्रियम क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा, चेंज को कम करने की कोशिश करेगा, और जिधर कम होगा उधर इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा शिफ्ट होगा। तो दिस इज कॉल्ड ली कैटलियर प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसको नोट डाउन करो आप जल्दी से फटाफट, देन हम सभी की इफेक्ट के वन बाय वन एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलो लिखो जल्दी से। चलो बेटा अब हम आराम से एक करके एग्जांपल देखते हैं इसके। चलो यहाँ पे तो ली कैटलियर प्रिंसिपल में सबसे पहला हम एग्जांपल देखते हैं भाई, चेंज इन चलो फटाफट लिखो गाइस। सबसे पहला हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चलो अगर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो रहा है, देखो अगर मान लो कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम है और अगर उसमें कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो रहा है तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, देखो इधर ध्यान से देखना। चलो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं गाइस, कौन सा, NS। देखो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे N2 गैस प्लस H2 गैस, ठीक है, एंड गिव्स फाइनली क्या देगा, NH3 गैस, ठीक है। और यहाँ पे आप 3 लगा लो, चलो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। हालांकि उससे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन लगा लो, चलो अच्छा। अभी देखो यहाँ पे तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस क्या बनाएगा, इस यहाँ पे ट्वाइस NH3 गैस बना रहा है। अब देखो चेंज क्या करेंगे, देखो मान लो कि मैंने यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे N2 के कॉन्सेंट्रेशन को अचानक बढ़ा दिया। तो जब N2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे या H2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो क्या हो, कॉन्सेंट्रेशन अचानक बढ़ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि N2 मैक्सिमम नंबर ऑफ N2 रिएक्ट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ H2 एंड फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ NH3। कान लगा के सुनो, अगर मान लो कि मैंने N2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया और H2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो जितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे गाइस तो क्या होगा, नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होगा, यानी कि बहुत सारे N2 बहुत सारे H2 के साथ फास्ट रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या क्या बनाएंगे भाई, NH3। क्या बनाएंगे, NH3। पॉइंट नोट करो, यानी कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसके बढ़ाया, क्या बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया। तो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेगा, घटाएगा। तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी हम अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ NH3 बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी हमने बढ़ाया, हमने इसको बढ़ाया तो सिस्टम क्या करेगा, उसको कम करेगा। तो ये क्या होगा, N2 reacts with H2 form NH3, देन इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा गाइस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। नोट करो इसको। अब मान लो कि मैंने, अब चलो यहाँ पे एक तो ये हो गया। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे N2 को घटाया और H2 को घटाया। मान लो मैंने यहाँ पे N2 को कम किया, तो N2 को कम किया, N2 को कम किया तो इसका मतलब ये कम बनेगा। N2 को हमने कम कर दिया, यहाँ पे N2 के कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो इसका मतलब यहाँ पे इधर साइड कम हो रहा है। तो ये फिर से कब बनेगा, जब ये डिकम्पोज होगा NH3। तो क्या होगा, सिस्टम चेंज टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर से सुनो, जब हमने N2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, H2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, NH3 बनेगा। और जब हम N2 के कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो इसका मतलब N2 कम होगा ना, इधर से कम हो रहा है। तो फिर से N2 कब जनरेट होगा, तो फिर से N2 तब बनेगा जब NH3 ब्रेक होगा। तो देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। नोट करो। चलो अब ये हम आगे बात, अब हम इसी एक रिवर्सिबल देखते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे NH3 के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, बढ़ा दिया अचानक। तो सिस्टम क्या करेगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन को हटाएगा। NH3 के कॉन्सेंट्रेशन को हमने यहाँ पे बढ़ाया, किसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, NH3 के। तो अगर NH3 के कॉन्सेंट्रेशन को हमने बढ़ाया तो क्या होगा, सिस्टम क्या है, इसके कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। कहां शिफ्ट होगा गाइस, बैकवर्ड डायरेक्शन। कब, जब NH3 कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तब। देन इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्योंकि हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है, कम करेगा। एंड देन कम करेगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। नोट डाउन करो।
अब इसका उल्टा हम लेते हैं। मान लो कि सपोज हमने इसके कॉन्सेंट्रेशन को घटाया। क्या क्या हमने इस कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या गाइस, हमने इसके कॉन्सेंट्रेशन को घटाया, तो सिस्टम क्या इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ NH3 मैक्सिमम नंबर H2 से रिएक्शन करेगा। सुनो एक बार फिर से, हमने NH3 के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया गाइस, तो हमने NH3 के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, घटाया। तो सिस्टम क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो सिस्टम कैसे बढ़ाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ N2 रिएक्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ H2, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सुन लो एक बार फिर से, हम जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन को जब कम करेंगे तो सिस्टम क्या है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा। तो बढ़ेगा कब कॉन्सेंट्रेशन, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगा, when maximum of N2 reacts maximum of H2, then equilibrium shift to the forward direction. That's all बेटा, लिख लो। तो जो हम काम करेंगे उसका जस्ट अपोजिट काम कौन करेगा भाई, सिस्टम करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है गाइस, फटाफट लिख लो। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लिखो जल्दी से फटाफट। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, कोई हार्ड नहीं है। आप ये चीज एक बार नोट कर लो कि जो हम काम करेंगे उसका जस्ट अपोजिट काम करेगा सिस्टम। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो सिस्टम कॉन्सेंट्रेशन को घटाएगा। चलो आई होप कि सबने फटाफट नोट कर लिया होगा, नोट कर लो जल्दी से। चलो ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सब लिख लो। देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो नोट डाउन करो बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर बात करें तो हमारे जितने भी स्टूडेंट सभी को पता है रिएक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सो, एक होता है एंडो। सबको पता है, हमारे जितने भी स्टूडेंट सबको पता है कि एक्सो रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस क्या है बेटा, तो डिफरेंस ये है गाइस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं उसमें क्या होता है, हीट जो होता है वो क्या होता है, रिलीज होता है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होता है, यहाँ पे हीट जो होता है बेटा प्रोडक्ट होता है। हीट क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। देखो हीट को हम यहाँ पे रिएक्टेंट की तरह यूज करेंगे। तो 100 में क्या होता है भाई, हीट क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। नोट करो यहाँ पे, ठीक है। और एंडो में क्या होता है, हीट क्या होता है भाई, हीट जो होता है बेटा यहाँ पे ये होता है आपका, देखो मैं फिर से लिखता हूँ हीट, यहाँ पे होता है बेटा, यहाँ पे ये होता है रिएक्टेंट। क्या होता है गाइस, रिएक्टेंट। तो नोट डाउन करो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसको नोट डाउन करो बेटा। चलो ठीक है, तो जो आपने अब देखो यहाँ पे, अब वही है यहाँ पे, चलो नोट डाउन के लिए सब देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा क्या है भाई, N2 गैस है, और यहाँ पे हमारा क्या है जी H2 गैस है, और ये क्या बना रहा है भाई, ये मिलकर बना रहा है NH3 गैस। क्या बना रहा है, NH3 गैस बना रहा है। चलो यहाँ पे हम 2 लगा लेते हैं, यहाँ पे 3 लगा लेते, लगा लिए। चलो ठीक है। अब मान लो कि लेट मान लिया कि मैंने यहाँ पे जो रिएक्शन है भाई कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हीट को लिखेंगे, यहाँ पे हीट के यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट। फिर क्या होता है, हीट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे गाइस, हीट लिखेंगे। चलो ठीक है, हीट लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये नोट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, हीट। ये हो गया हमारा जी हीट, ठीक है, ये हमारा हो गया हीट। क्लियर है। अब ये मान लो कि मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। तो अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है गाइस, और हमने यहाँ पे इसके और टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर को हमने देखो, अब हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे N2 के टेम्परेचर को बढ़ाया, N2 के टेम्परेचर को बढ़ाया यहाँ पे, तो सिस्टम क्या है, इसको कम करेगा। बोलो हाँ,
अरे N2 के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो सिस्टम क्या करेगा, N2 के टेम्परेचर क्या करेगा, कम करेगा। बोलो हाँ, करेगा, यस और नो। अगर हमने यहाँ पे N2 के टेम्परेचर को बढ़ाया तो सिस्टम क्या है, N2 के टेम्परेचर को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो इस देखो यहाँ पे जो इफेक्ट आपने कॉन्संट्रेशन किस में किया था, वही इफेक्ट सेम इफेक्ट यहाँ पे होगा। अगर मान लो कि और हम टेम्परेचर दे रहे हैं, और हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर अगर हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो टेम्परेचर अगर हम दे रहे हैं किधर दे रहे हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में दे रहे हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। और अगर हम यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल सा है। अगर हम इसकी यहाँ पे टेम्परेचर को बहुत ज्यादा दे रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड एक्सिस में। और अगर हम प्रोडक्ट के साइड में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड एक्सिस में। दैट्स ऑल, नोट करो जल्दी से फटाफट। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिधर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जिधर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, उसके अपोजिट क्या करेगा, टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा, कौन, सिस्टम। तो क्या इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैकवर्ड एक्सिस में क्या होगा, शिफ्ट होगा। कब, जब इसके टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो। और जब इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, इधर आकर क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो ये चीज नोट करना। और यही सेम केस एंडो के केस में होगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर रिएक्शन को मैं उल्टा कर लेता हूं यहाँ पे, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो क्या होगा, अगर मान लो कि मैंने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फिर फॉरवर्ड एक्सिस में शिफ्ट होगा। और अगर मान लो मैंने इसके टेम्परेचर को कम किया, इसके टेम्परेचर को, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड एक्सिस में फिर से शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो कंडीशन हमने एक्सो केस में देखा, वो जस्ट कंडीशन उल्टा केस होगा एंडो केस में, जो एक्सो केस में कंडीशन है। आई बात समझ में। तो अगर हमने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया, यहाँ पे प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रोडक्ट के साइड का, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑफ बैकवर्ड एक्सिस। और अगर रिएक्टेंट्स का बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑफ फॉरवर्ड एक्सिस। दैट्स ऑल, नोट करो जल्दी। बहुत सिंपल है। और सेम लॉजिक हम लगाएं किसमें, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में, उल्टा, यानी इसका उल्टा लॉजिक लगाएंगे हम किसमें, टेम्परेचर के केस में, एंडोथर्मिक में। चलो ठीक है गाइस, फटाफट नोट कर लिए। चलो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी यहाँ पे हो गया। बहुत ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको आ सकते हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। कई सारे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम लिखो गाइस, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ, थर्ड नंबर क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखो गाइस यहाँ पे सबने पढ़ा, यहाँ पे PV इज इक्वल टू nRT। इसका मतलब क्या होगा था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे, अगर हमने क्या किया, देखो U मतलब हो गया, मतलब हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया, तो N भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा है ना। अब सिस्टम क्या करेगा, देखो SISTM, सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर को कम करेगा। यानी सिस्टम क्या करेगा, नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेगा भाई, कम करेगा, पी को कम करेगा, एन को कम करेगा। देखो जो हम काम करेंगे उसका अपोजिट काम कौन करेगा भाई, सिस्टम करेगा। तो अब कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि देखो आप यहाँ पे, अब अगर मान लो कि हमने यहाँ पे प्रेशर को यहाँ पे क्या किया, कम कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो, कम हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे तो क्या करेगा सिस्टम, क्या इसका उल्टा करेगा। सिस्टम क्या करेगा भाई, तो सिस्टम करेगा यहाँ पे क्या, तो प्रेशर को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स को भी क्या करेगा भाई, बढ़ाएगा। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो सिस्टम किधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो सिस्टम क्या, प्रेशर को अगर हमने बढ़ाया तो सिस्टम उधर साइड में शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। नोट करो इसको। अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, कोई रिएक्शन अगर
कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में, अगर मान लो मैंने अचानक उस रिएक्शन के प्रेशर को बढ़ा दिया इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम होगा। प्रेशर बढ़ाने पे, बल्कि यहाँ मिनिमम होगा बेटा, प्रेशर बढ़ाने के बाद मिनिमम नंबर जहां मोल्स होंगे वहां पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। और इसका उल्टा कहां पे हो जाएगा? यहाँ पे। जब हम प्रेशर को कम करेंगे तो प्रेशर को कम करने के बाद क्या होगा? इक्विलिब्रियम वहां पे शिफ्ट होगा जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे? मोल्स होंगे। जैसे कि इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, देखो ध्यान समझो। एग्जांपल देखो यहाँ पे, तो दिस इज N2 गैस प्लस दिस इज H2 गैस। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना बेटा बहुत जरूरी है। ये क्या बना रहा है भाई? तो ये बना रहा है हमारा जी, ये क्या बना है? NH3 गैस। चलो इसको बैलेंस करो बेटा, ट्वाइस यहाँ पे लगा लिया, 3 यहाँ पे लगा लिया, हमने कुछ लगाने की जरूरत नहीं, बस हो गया बैलेंस। अब इसमें डेल्टा Ng का वैल्यू क्या होगा? समझिए हमारे स्टूडेंट्स सबको पता है डेल्टा Ng क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस गैसेस रिएक्टेड। तो क्या होगा इस यहाँ पे? तो Np माइनस Nr कर लो यहाँ पे, तो Np माइनस Nr अगर करते हो तो क्या आ गया? 2 यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में, और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कितना? 314 मोल्स है, तो N का वैल्यू कितना आ गया जी? -2 आ गया। चलो ये तो बात की बात है। अब मान लो कि ये रिएक्शन देखो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। अब मान लो कि मैंने इस रिएक्शन में अचानक मैंने क्या किया? अगर प्रेशर को बढ़ा दिया, तो प्रेशर को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पे मोल्स क्या है? कम है, कम मोल्स है। यानी कम मोल्स कहां है बताओ? इधर साइड में 2 मोल्स है और इधर साइड में 314 मोल्स है। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? अगर प्रेशर को हमने कम किया तो, अगर प्रेशर को कम किया तो नहीं, पहले ज्यादा किया तो, पहले ज्यादा किया तो, अगर प्रेशर को हमने बढ़ाया दिया तो क्या इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि मोल्स कम है। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, यानी कहां शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। ठीक है। अब उल्टा ले लेते हैं। अब मान लो कि मैंने प्रेशर को हटाया, सिस्टम के प्रेशर को क्या किया? कम किया। मान लो कि यहाँ पे 200 atm प्रेशर है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे 100 atm कर दिया। तो अगर मान लो कि मैंने सिस्टम के प्रेशर को कम किया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। तो मैक्सिमम मोल्स कहां पे? तो 314, बैकवर्ड है। दैट्स ऑल, बहुत आसान है यार। बैकवर्ड डायरेक्शन बहुत ही आसान है बेटा, नोट डाउन करो इसको, बहुत आसान है। लिखो जल्दी से। सभी स्टूडेंट लिखो जल्दी से। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको समराइज करके लिख लो आप। कोई भी रिएक्शन के लिए, कोई भी रिएक्शन एक्स वाई जेड देगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। यानी कि जहां अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम वहां पे शिफ्ट होगा जहां पे मोल्स क्या है? कम है। अगर प्रेशर को हम घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम वहां पे शिफ्ट होगा जहां पे मोल्स ज्यादा है। नोट डाउन करो बेटा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम की अगर बात करूं तो वी वेल नो दैट, आपने सबने पढ़ा है गैस स्टेट में कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सबने पढ़ा है ना? बोलो है ना? यानी प्रेशर क्या होता है? वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जहां पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा रहेगा इक्विलिब्रियम वहां पे शिफ्ट होगा। जैसे मान लो, अब देखो यहाँ पे क्यों भाई? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ाया, वॉल्यूम को बढ़ाया, तो वॉल्यूम बढ़ाने के बाद क्या होगा? यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने के बाद क्या होगा? इक्विलिब्रियम वहां पे शिफ्ट होगा जहां पे मोल्स ज्यादा है, बिकॉज प्रेशर का उल्टा हो जाएगा केस। यानी कि वी विल नो दैट P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, and that case if volume increases equilibrium shift in that direction where maximum number of moles। यानी क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा गाइस? तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, वॉल्यूम बढ़ाने के बाद। और अगर हमने वॉल्यूम को कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? जहां पे मोल्स कम है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। नो डाउट करो। अगर वॉल्यूम को कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, यानी फॉरवर्ड एक्शन हो जाएगा। ये बैकवर्ड एक्शन हो जाएगा वॉल्यूम बढ़ाने के बाद। तो चलो प्रेशर का उल्टा हो जाएगा। तो प्रेशर अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो वॉल्यूम अलग से बताने की जरूरत है, उसी का उल्टा हो जाएगा वॉल्यूम। लिख लो बेटा फटाफट। चलो गाइस, अब इसको समझाने के लिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, छोटा सा।
हाँ तो देखो बेटा यहाँ पे सभी स्टूडेंट देखो यहाँ पे, देखो गाइस हमारे पास एक इक्वेशन है बेटा SO2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है जी। और ये क्या बना रहा है यहाँ पे ट्वाइस SO3 गैस, नोट डाउन करो यहाँ पे, बैलेंस कर लो यहाँ पे, इधर लगा लो। अब इसमें हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर या इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम देखेंगे। ऐसे देखो कोई भी रिएक्शन आ सकता है, देखो अब देखो यहाँ पे इसमें डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना होगा, तो डेल्टा एनजी इज इक्वल टू एनपी माइनस एनआर, कितना होगा भाई, तो प्रोडक्ट कितना है 2 है, रिएक्टेंट कितना है यहाँ पे 213 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे डेल्टा एनजी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा -1 आ गया, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, डेल्टा एनजी का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, -1 है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा दिया, तो प्रेशर को बढ़ाया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, तो इधर है बेटा 3 मोल्स और इधर है जी हमारा 2 मोल्स, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड एक्शन, सीधा फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, यानी जहां पे कम मोल है प्रेशर को बढ़ाने के बाद। और अगर मान लो कि मैंने प्रेशर को कम किया, तो प्रेशर कम किया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जहां पे जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका उल्टा हम देखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम मान लो कि मैंने बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, तो जहां पे क्या है नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो मोल्स का इधर जाता है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम केस में क्या होगा बैकवर्ड। और अगर वॉल्यूम को कम किया तो कहां शिफ्ट होगा भाई, फॉरवर्ड, जहां पे कम नंबर ऑफ मोल्स है। तो चलो जल्दी से नोट करो, 2 एग्जांपल काफी है समझने के लिए, देखो जल्दी से। चलो ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं, देखो इधर अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब जैसे कि मान लो कि देखो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं एग्जांपल देगा, बहुत कम कि यहाँ पे नंबर डेल्टा एनजी का वैल्यू 0, तो जब नंबर ऑफ मोल इक्वल होंगे तो किधर साइड में भी शिफ्ट हो सकता है, उससे कोई वहां पे चेंज ही नहीं होगा कुछ। तो चेंजेस प्रेशर वॉल्यूम में कहां पे, जहां पे डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 0 मतलब नहीं होगा, जहां पे डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 नहीं होगा, 0 से या तो 1 होगा 2 होगा माइनस में होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे आपका है, यहाँ पे क्या, तो ये आपका जी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, क्या है भाई इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो चलो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कैटलिस्ट के बारे में, कि कैटलिस्ट देयर आर नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता एट इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट ओनली चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट। सपोज मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है भाई, तो N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस, ठीक है, आगे यहाँ पे 3 लगा हुआ। तो अब कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि देखो हमारे पास एक रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन है, लिख लो यहाँ पे, और ये हो गया जी हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे, तो जो स्पीड आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन का होगा वही स्पीड आपका बैकवर्ड डायरेक्शन का, यानी कि सिर्फ कैटलिस्ट ओनली इनहैंस द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ रेट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, बट देयर आर नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नोट डाउन करो इसको, यानी इक्विलिब्रियम का, यानी कैटलिस्ट का एट इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट ओनली एंड ओनली इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी कि स्पीड ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, जो स्पीड यानी कि जिस स्पीड से नाइट्रोन हाइड्रोन मिलकर के NH3 बनाएगा, सेम वही स्पीड से NH3 डिकम्पोज होकर के क्या देगा, N2 प्लस 3H2 देगा। दैट्स ऑल बेटा, लिखो जल्दी से। चलो तो आई होप कि सभी को समझ में आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ वो क्या कम, कैटलिस्ट क्या कम करेगा, सिर्फ रिएक्शन रेट को बढ़ाने में हेल्प करेगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ,
देखो गाइस, फिफ्थ की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फिफ्थ आपका है बेटा कौन सा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब मान लो कि इनर्ट गैस को अगर हम, जिसको होता है ना कि बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं वो इनर्ट गैस के प्रेजेंस में होते हैं, तो अगर मान लो मैंने इनर्ट गैस को अगर ऐड किया तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो सुन लो यहाँ पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर आर नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम, अगर मान लो कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है और अगर मान लो कि मैंने वहां पे इनर्ट गैस को ऐड किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो देयर आर नो इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिख लो जल्दी से फटाफट, देयर आर नो इफेक्ट ऑफ, देयर आर नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम इनर्ट गैस को अगर ऐड कराते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कब, आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। नोट डाउन करो इसको फटाफट। चलो गाइस, हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटलेर प्रिंसिपल। एंड ली चैटलेर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कहां पे? देखो, जितने भी इंडस्ट्रियल मेथड्स में आपके जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं वो सबको ली चैटलेर प्रिंसिपल से बनाया जाता है। लोअर टेम्परेचर पे गैस, देखो अगर जितने भी आपके गैसेस, जिसके सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया जिसका हेवर प्रोसेस हम बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ोगे आप क्लास 12 के पी ब्लॉक में। तो अमोनिया का प्रिपरेशन हम करते हैं किससे, तो हम करते हैं यहाँ पे बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रोन गैस विद हाइड्रोन गैस, तो NH3 बनता है बाय हेबर्स प्रोसेस। तो उसमें क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को कम करते हैं। तो टेम्परेचर कम, जितना हम टेम्परेचर को कम करते हैं उतना ज्यादा प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। टेम्परेचर को कम करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा, तो क्या होगा, उससे प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका तो क्या होता है, इंडस्ट्रियल में क्या होता है, लैब मेथड और इंडस्ट्रियल दोनों अलग चीज है। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके, किसमें, इंडस्ट्रियल मेथड में। जबकि लैब में हम जस्ट टेस्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है बच्चों, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपका बाय दी, लिखो, बाय दी preparation of NH3 gas reverse process, यानी हेवर्स प्रोसेस में जो NH3 गैस का प्रोडक्ट में इसका यूज करते हैं। लिखो जल्दी से, लिखो फटाफट लिखो बेटा। इस तरह से आपका हो जाएगा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, N2 gas reacts with O2 gas and form NO gas, nitric oxide gas।
अब देखो बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि ली चैटलर प्रिंसिपल में जो भी आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, गैसेस प्रोडक्ट क्या होता है, लोअर टेम्परेचर में बनते हैं बेटा। तो टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो मैक्स टू मैक्स प्रोडक्ट का क्या होगा बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ में। टेम्परेचर को हमने कम किया तो टेम्परेचर को मान लो कि हमने यहाँ पे कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम इधर साइड में शिफ्ट होगा। तो कहने का मतलब ये होगा जिधर हम टेम्परेचर में जिधर हम चेंज करेंगे उधर साइड में क्या होगा, इक्विलिब्रियम का शिफ्टिंग होगा। तो जब शिफ्टिंग होगा इसका मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो लिख लो फटाफट। लिख लो बेटा फटाफट लिखो। by the formation of sulfur trioxide gas, by the formation of sulfur trioxide gas, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाने में इसका यूज किया था बेटा। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। देखो ये जेडबल मेंस का 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है कि सल्फर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विच कैटलिस्ट यूज। यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा हम क्या, V2O5। हालांकि यहाँ पे V2O5 इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके रेट को बढ़ाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम टेम्परेचर को यहाँ पे कम करेंगे तो क्या होगा, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, कैटलिस्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे तो ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पे ली चैटलर का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। हम टेम्परेचर को कम करेंगे, सिस्टम क्या है उसको बढ़ाएगा, देन मैक्स टू मैक्स क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इन हाइड्रोजनेशन, इन हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजन हमारे जितने भी सबको पता है यहाँ पे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजनेशन के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हम इसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पे दिस इज C2H4 प्लस H2 गैस और हमने यहाँ पे इस रिएक्शन को कराया NiPt के प्रेजेंस में, निकल प्लेटिनम के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा भाई यहाँ पे, दिस इज C2H6 एंड दिस इज कॉल्ड इथेन। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये और भी बहुत सारे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो सभी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं बेटा कि हम कैटलिस्ट के साथ साथ हम टेम्परेचर को भी यूज करते हैं। टेम्परेचर हम कोशिश करते हैं कि लो करें, लो हम जब टेम्परेचर करेंगे सिस्टम उसको हाई करेगा, ज्यादा करेगा, और सिस्टम जब हाई करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लिख लो बेटा फटाफट। चलो ठीक है बेटा, तो देखो ये चार मेजर, देखो यहाँ पे ये चार जो मैंने आपको बताया मेजर इसके एप्लीकेशंस हो गए किसके, आपके ली चैटलर प्रिंसिपल के। तो अब सभी याद करना, और भी बहुत सारे एग्जाम। तो थीम क्या है आप याद रखना कि लो टेम्परेचर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये थीम याद रखना। ठीक है, देखो ली चैटलर प्रिंसिपल के मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए, बिल्कुल क्लियर है। आप अच्छे से उसको बार बार वीडियो को आप देख लेना, पॉज करके आप देख सकते हो, समझ सकते हो चीजों को, कॉपी में लिख सकते हो, प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि आप देखो लेक्चर के लास्ट में यानी इक्विलिब्रियम चैप्टर के लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही आसान और एक छोटा सा पार्ट है बेटा। देखो एक्चुअली में इक्विलिब्रियम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है केमिकल, दूसरा होता है आयनिक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा वो है आपका कौन सा, तो एक आपका है केपी कैसी का रिलेशन, जिसपे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं। इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसपे आपने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा आपका है ली चैटलर प्रिंसिपल। तो अगर आपने ये दो तीन टॉपिक्स को अच्छे से अगर आप कवर अप कर लिया आपने, तो आपके इक्विलिब्रियम के पार्ट्स क्लियर हो गए। क्योंकि अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, क्योंकि ली चैटलर प्रिंसिपल्स के पार्ट से आपके आएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस,
न्यूमेरिकल्स वाले प्रॉब्लम कहां से आएंगे, केसी के रिलेशन दे देगा, टी वाले क्वेश्चन दे देगा, मैंने बताया था लॉग K2 अपॉन K1 वाला फॉर्मूला उससे दे देगा, गिब्स एनर्जी से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस की, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको केपीके से रिलेशन रहते हैं, गिब्स एनर्जी से रहते हैं, इसके साथ ही साथ क्वेश्चन जो आपको आते हैं इक्विलिब्रियम आते हैं आपके से, तो कॉन्सेंट्रेशंस रहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट वाले कॉन्सेप्ट है, अल्फा का वैल्यू फाइंड कर देता है, तो इन क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और अब इसके बाद बहुत जल्दी हम लोग क्या देखेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा। सभी स्टूडेंट्स प्रॉपर रेगुलर क्लासेस देखो, लेक्चर्स को प्रॉपर देखो, समझो, कोई भी डिफिकल्टीज हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स करो, तुरंत आपको क्विकली वहां पे आंसर दिया जाएगा, ठीक है। आई बस समझ में, बट प्रॉपर पढ़ाई करो और सभी लेक्चर्स को कंप्लीटली आप फॉलो करो, कंप्लीट देखो, ऐसा नहीं कि आधा लेक्चर आज देखे आधा कल दे, ऐसा नहीं हो, पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर के आप पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखो, दिन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बेटा। तो अभी के लिए इतना ही, आई के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।